हेलो वंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ एक और नया फैन फिक्शन लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं। इस फैन फिक्शन का नाम और इसकी स्टोरी लाइन मुझे इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी कि मैंने सोच लिया था ये तो मुझे आपके साथ शेयर करना है। बस इसको रीड करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। फैन फिक्शन का नाम है रूल नंबर 1, नेवर गेट अटैच्ड, और फैन फिक्शन लिखा है किजू काताना ने। इन ऑथर को मैंने अभी ही डिस्कवर किया है। इनकी सारी स्टोरीज़ मैंने रीड की और सारी की सारी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। आप लोग भी इनके बाकी सारे वर्क्स भी चेकआउट करना। काफ़ी टाइम से आप लोग एक ऐसे फैनफिक के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे ना जो अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड हो, क्राइम से रिलेटेड हो, तो ये फैन फिक्शन वैसा ही है। इस फैन फिक्शन में आपको एक अल्फा लंगवांगजी जो कि क्राइम बॉस है वो देखने को मिलेगा। यस गाइस, इसमें हम डार्क लंजा को देखेंगे। फैन फिक्शन में विंग एक ओमेगा है जो कि क्रिमिनल जीनियस है। जहाँ वांगजी अपने क्राइम्स के लिए फेमस है, वहीं दूसरी तरफ विंग क्रिमिनल्स को मारने के लिए फेमस है। वो अंडरवर्ल्ड के काफ़ी सारे क्रिमिनल को जान से मार चुका है। ये फैन फिक्शन भी 18+ है, तो प्लीज़ रीड करने से पहले ये बात आप लोग याद रखिएगा। स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि अल्फा लंगवांगजी लैंड क्राइम फैमिली में यंगेस्ट क्रिमिनल बॉस बन चुका था, जिसमें उसने अपने भाई को भी पीछे छोड़ दिया था। क्रिमिनल वर्ल्ड में उसकी ये रेपुटेशन बन गई थी कि वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है और किसी के भी सामने नहीं झुकता। वो कभी भी गलतियाँ नहीं करता और जो लोग गलतियाँ करते हैं वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शता। वो सारे रूल्स फॉलो करता था, स्पेशली उसका मोस्ट स्ट्रिक्ट रूल नंबर 1, नेवर गेट अटैच्ड। उसने आज तक कभी भी किसी से दिल नहीं लगाया था और ना ही लगाने का उसका कोई इरादा था। दूसरी तरफ विवुशन था जो क्रिमिनल वेंचाओ का नाइटलेस सिटी से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। क्रिमिनल वेंचाओ नाइटलेस सिटी के वैन कंपाउंड में छुपकर बैठा हुआ था। इसी बीच विवुशन को एक क्लब के बारे में पता चलता है जिसमें वेंचाओ अक्सर जाया करता था, पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि उस क्लब का इंचार्ज हांगुनजुन था और उस क्लब में जा पाना नियरली इम्पॉसिबल था। उस क्लब में केवल वीआईपी मेंबर्स को एंट्री थी या फिर केवल उन ओमेगास को जिनका इस्तेमाल हांगुनजुन अपनी रात बिताने के लिए करने वाला था। विवुशन कोई वीआईपी मेंबर तो नहीं था, इसलिए उसे दूसरा ऑप्शन ही समझ आता है। उसे पता चला था कि वांगजी उस रात अपने क्लब में नहीं आने वाला है, तो वो एक ओमेगा बनकर ही उसके क्लब में जाने वाला था। अनफॉर्चुनेटली उसको मिली ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत थी, क्योंकि हांगुनजुन उस रात अपने क्लब में ही था। स्टोरी लाइन आप लोग समझ ही गए होंगे कि कितनी ज़्यादा एक्साइटिंग है, तो आज इसका पार्ट 1 में शेयर कर रही हूँ। पार्ट 1 आप लोगों को जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को हमेशा की तरह 2K लाइक्स तक पहुंचा देना। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए रूल नंबर 1, नेवर गेट अटैच्ड स्टोरी का पार्ट 1 शुरू करते हैं। विंग अपने मिशन के बाद जब घर वापस आता है तो दरवाज़ा खोलते ही आयुन उसे गले लगाते हुए कहता है, शैन गगा आप वापस आ गए। विंग उसे गोद में उठा लेता है। विंग यीलिंग से काफ़ी दूरी पर एक मोडेस्ट से फार्म हाउस में रहता था। घर आने के बाद वो विवुशन नहीं रहता था जिसका काम क्रिमिनल्स को मारना है, बल्कि यहाँ वो विंग बन जाता था, वो अनाथ लड़का जो सड़कों पर भटका करता था और जिसे जांग फेंगम्यान ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जगह दी थी। हालांकि पूरी जांग ऑर्गेनाइजेशन मर चुकी थी, अब उसके केवल 3 मेंबर्स ही रह गए थे, यानली, जेंगछा और विवुशन। पर अपनी फैमिली की मौत का कसूरवार जेंगछा ने विवुशन को ठहराया था और कहा था कि वो मरते दम तक भी उसका चेहरा कभी नहीं देखेगा। विवुशन इसलिए उन दोनों की जिंदगी से गायब हो गया था, पर उसने जांग फेंगम्यान को जो वचन दिया था वो अभी भी नहीं भूला था। वो दूर रहकर भी जेंगछा और यानली को हमेशा प्रोटेक्ट करता आया था। विंग आयुन को गोद में उठाते हुए कहता है, मैं बस 2 दिन के लिए गया था और तुम कितने बड़े हो गए आयुन, मुझसे भी ज्यादा बड़े। तभी वेनिंग वहां आता है और विंग से कहता है, जिनजुशिन का टाइम ऑफ दैट 2:52 रहा है। पुलिस को हम पर कोई शक नहीं हुआ है, उन्हें लगता है कि एक एक्सीडेंट है। विंग कहता है, गुड, और बाकी जिन्स का क्या हुआ? वेनिंग कहता है, पुलिस उनकी मौत पर अभी आर्ग्यूमेंट कर रही है, वो कार को एग्जामिन करना चाहते हैं। विंग कहता है, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम चिंता मत करो। अब विंग कहता है, वेंचिंग अभी तक वापस नहीं आई है। वेनिंग कहता है, हाँ, वो आज नाइट शिफ्ट पर है। वेंचिंग कभी भी क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, उसका पैशन हमेशा से मेडिसिन में रहा था, इसलिए उसने विंग और वेनिंग को ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि वो एक हॉस्पिटल में काम करती थी। आयुन वेंचिंग और वेनिंग का कजिन ब्रदर था। उन लोगों की फैमिली भी इसी तरह क्राइम में मारी गई थी और विंग की फैमिली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, इसलिए वो लोग अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे जैसा उनकी फैमिलीज़ के साथ हुआ वैसा किसी और की फैमिलीज़ के साथ हो। इसलिए उनका काम बन गया था क्रिमिनल्स का सफाया करना।
अब उनका अगला निशाना वेनचाओ था। वेनिंग और वेइंग होटल बाथरूम में थे। वेइंग खुद को मिरर में देख रहा था और अपना हुलिया बदल रहा था। उसे वेनचाओ की डिटेल्स पता चली थी। वो लान वांगजी के क्लब में गया हुआ था और लान वांगजी आउट ऑफ टाउन था, इसलिए वेइंग इस मौके का पूरी तरीके से फायदा उठाना चाहता था। वेइंग ने एक क्लब वेयर पहना हुआ था जिसमें उसकी पूरी बॉडी शेप पता चल रही थी, क्योंकि उसे वांगजी का ओमेगा बनकर जो जाना था। वेइंग वेनिंग से पूछता है, मैं इसमें कैसा लग रहा हूँ? वेनिंग उससे कहता है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, पर इस ड्रेस में तुम नाइफ कैसे छुपाओगे? वेइंग हंसते हुए कहता है, मुझे किसी को जान से मारने के लिए नाइफ की जरूरत नहीं है और आज रात मैं केवल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। उसे जान से मारने के लिए तो हम दूसरा प्लान बनाएंगे। वेइंग हंगुनजुन के क्लब में जाने के लिए ऑलरेडी काफी नर्वस फील कर रहा था। उसने वांगजी के बारे में काफी कुछ सुना था। वांगजी ड्रिंक नहीं करता, ड्रग्स नहीं लेता, किसी भी तरीके का गैम्बल नहीं करता और ना ही कोई रिश्वत लेता। उसके बारे में सिर्फ एक ही बात थी जो बहुत फेमस थी, कि वो एक सेक्स एडिक्ट था। हर महीने उसे अपने लिए एक नया ओमेगा चाहिए होता था। हालांकि वो किसी भी ओमेगा से दिल नहीं लगाता था। वो फ्रीक्वेंटली अपने सेक्स पार्टनर्स चेंज करता रहता था, जिससे उनके बीच में कोई भी सेंट बॉन्ड ना बन सके या कोई अटैचमेंट ना हो सके। और वो क्लब के बाहर तो उन पार्टनर्स को मिलना भी पसंद नहीं करता था। वेइंग खुद को मिरर में देखते हुए वेनिंग से कहता है, ये ड्रेस ही मेरी टिकट होगी उस क्लब में एंट्री करने की। मुझे इस तरह ड्रेस्ड अप देखकर वहाँ के लोग यही समझेंगे कि मैं हंगुनजुन का जरूर कोई सेक्स टॉय होऊंगा। इस बात पर वेनिंग कहता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि लैंस भी जिन की तरह अय्याश निकलेंगे। वेइंग कहता है, मुझे नहीं लगता कि लांगवांगजी जिन गोंगशा की तरह है। जिन गोंगशा तो एक पिग है। वो तो उन लड़कियों के साथ भी जबरदस्ती करता है जो उससे पसंद नहीं करती हैं, और वो हफ्ते में मल्टीपल पार्टनर्स बदल देता है। जहाँ तक लांगवांगजी के बारे में मैंने सुना है, मुझे पता चला है कि वो एक स्पेशल ओमेगा को ही अपने लिए चुनता है, और अगर ओमेगा खुद तैयार ना हो तो वो जबरदस्ती नहीं करता। और वो जिन गोंगशा की तरह अपने सेक्स पार्टनर से कोई झूठे दावे भी नहीं करता कि वो उन्हें खुश रखेगा या उनसे शादी करेगा। वो स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देता है कि वो उन्हें यहाँ केवल सेक्स के लिए लेकर आया है। वो कुछ ऐप्स के जरिए अपने ओमेगास को ढूंढता है। अगर उनकी प्रोफाइल, उनका लुक उसे पसंद आता है तो वो उन्हें जेट पास दे देता है। जेट पास के जरिए ही वो क्लब में एंट्री लेते हैं। कुछ टाइम तक उनके साथ एंजॉय करने के बाद वो उन्हें छोड़ देता है। वेइंग ने यहाँ वेनिंग को एक बात और नहीं बताई थी जो उसने हंगुनजुन के बारे में सुनी थी। हंगुनजुन बेड में एक बीस्ट था। जो भी ओमेगास उसके साथ समय बिताते थे उन सब का कहना होता था कि हंगुनजुन का स्टैमिना बिल्कुल इनह्यूमन है और सेक्स उसके लिए बस एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। वो अपने ओमेगास को खुद इंस्ट्रक्ट करता था कि उन्हें उसके साथ बेड में क्या करना है, और कुछ समय बाद वो उनसे वो जेट टोकन वापस ले लेता था और किसी नए ओमेगा को दे देता था। दूसरी तरफ कहने को विवुशन एक ओमेगा था, पर फिर भी उसे अल्फास को लेकर कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं था। ज्यादातर तो उसे अल्फास की सेंट बहुत ज्यादा इरिटेट करती थी। उसके जैसी एक और अल्फा जो थी वो वेंचिंग थी, जो उसकी फ्रेंड थी। कहने को वेंचिंग अल्फा थी, पर उसे भी ओमेगास में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और उसका दोस्त वेनिंग एक बीटा था। वेइंग को अल्फास के साथ इंटीमेट होने से ज्यादा उन्हें मारने का एक्सपीरियंस था। वेइंग ने एक हॉट सी ड्रेस और एक मास्क पहना हुआ था। वो वेनिंग से कहता है, जैसे ही मुझे क्लब में एंट्री मिल जाएगी मैं अंदर जाकर चेंज कर लूंगा। तुम भी सारे कैमरास का ध्यान रखना। वेनिंग कहता है, हाँ मैं ऑलरेडी कैमरा लेआउट देख चुका हूँ। सिक्योरिटी अंदर जाकर उतनी भी टाइट नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। मेल्स और टेक्स्ट से तो कुछ भी पता नहीं चला है, क्योंकि लैंस अभी भी फ़ोन कॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमें होटल रिजर्वेशंस के बारे में जानना है तो हमें फ़ोन को ही ब्रेक करना होगा। वेइंग कहता है कि लैंस अभी भी इतने पुराने ज़माने की थिंकिंग रखते हैं क्या? इन्होंने पेमेंट भी कैश के थ्रू लिया। वांगजी इस बात पर सिर्फ कहता है तो वेइंग कहता है, मुझे अभी भी लगता है कि वेंचाओ आखिरकार यहाँ आ क्यों रहा है जब हंगुनजुन टाउन में नहीं है। तो वेंचाओ उनसे मिलने के लिए तो नहीं आएगा, और इस क्लब में प्रोस्टिट्यूशन अलाउड नहीं है, फिर वो यहाँ क्यों आ रहा है? वेनिंग इस बात पर कुछ नहीं कह पाता, और कुछ समय बाद वो वेइंग से पूछता है, तुमने अपने दूसरे आउटफिट भी रख लिए हैं ना? वेइंग कहता है, हाँ सब कुछ रख लिया है। वेनिंग को अपने फ़ोन में एक ग्रीन डॉट दिख रहा था जिससे उसे वेइंग की लोकेशन पता चलती। अब वो वेइंग के जाते जाते उससे कहता है, याद रखना अंदर जाते ही वेंचाओ से मिलने पर उसके फ़ोन को क्रैक करने की कोशिश करना। हमें अभी वेंचाओ को जान से नहीं मारना है, अभी हमें उसके फ़ोन को क्रैक करना है। वेइंग कहता है, मैं समझ गया, और वैसे भी मैं अभी वॉर के मूड में नहीं हूँ।
वुयिंग क्लब के अंदर जाता है और उसे इजीली एंट्री मिल जाती है, जैसा कि उसने सोचा था। जेड टोकन होने की वजह से, जो कि ऑलरेडी वुयिंग को पहले से ही मिल चुका था, क्लब के गार्ड्स उसे हंग गुनजुन का एक नया ओमेगा ही समझ रहे थे और उसे अंदर आने दिया था। अपनी आइडेंटिटी को छुपाए रखने के लिए उसने सिल्वर कलर का एक मास्क पहना हुआ था, जिससे उसका आधा फेस ढक चुका था। अब जानबूझकर क्लब में आते ही उसने अपनी चाल ऐसी कर ली थी, एक ऐसे ओमेगा जैसी चाल जो अपने शुगर डैडी को ढूंढ रहा है, क्योंकि तभी तो वेंचाओ की नज़र उस पर पड़ती। वहां पर जितने भी लोग थे, किसी को भी उस पर शक नहीं हो रहा था और उसे जरा सा भी टाइम नहीं लगता वेंचाओ को ढूंढने में। वेंचाओ बार में अपने कुछ दोस्तों के ग्रुप के साथ बैठा हुआ था और अब वुयिंग को अपना शो टाइम शुरू करना था। वो तुरंत उस बार के पास जाता है और वेंचाओ के ग्रुप से थोड़ी ही दूर पर एक खाली सीट जो थी वहां पर बैठ जाता है। वो बारटेंडर से कहता है, मैं बाइजू ड्रिंक के डबल शॉट्स लेना चाहूंगा। बारटेंडर, जो कि एक बीटा था, वो वुयिंग को ऊपर से नीचे तक चेक करता है। उसकी हॉट पर्सनालिटी को देखते हुए उससे कहता है, बस थोड़ा सा इंतजार करो, तुम्हें खुद अपने लिए ड्रिंक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वुयिंग जानबूझकर अपनी एक फ्लर्टी सी स्माइल देते हुए कहता है, क्या तुम मुझे ड्रिंक ऑफर करने वाले हो? तो बारटेंडर उससे कहता है, सॉरी मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी शिफ्ट पर हूँ, पर कोई और आकर जरूर कर देगा। वुयिंग हंसते हुए कहता है, तो फिलहाल तो मुझे अपनी ड्रिंक खुद ही खरीदनी होगी। तभी वो बारटेंडर उसकी ड्रिंक बनाने लगता है, पर जितनी वुयिंग ने ऑर्डर की थी उससे भी ज्यादा फुल करके वो उसे देता है। वुयिंग उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखने लगता है तो बारटेंडर उससे कहता है, उस तरफ जो रेड सूट में बैठा हुआ है उसने तुम्हारे लिए ये ड्रिंक ऑफर की है। वुयिंग समझ चुका था कि वो रेड सूट में जो बैठा हुआ था वो और कोई नहीं, वेंचाओ था। वुयिंग उसकी तरफ देखता है तो वेंचाओ उसकी तरफ मुस्कुराने लगता है। वहीं पास में बैठी हुई उसकी गर्लफ्रेंड वैंग लिंगजाओ मुंह बना रही थी। वुयिंग वेंचाओ को दिखाते हुए अपनी ड्रिंक का ग्लास ऊपर करता है और एक बार में पी जाता है। तभी वो देखता है कि बारटेंडर इस बात पर थोड़ा मुंह बना रहा था। वुयिंग उससे कहता है, क्या हुआ, तुम उसे पसंद नहीं करते क्या? उसने मुझे ड्रिंक ऑफर की है तो मुझे उसके साथ थोड़ा पोलाइटली पेश आना चाहिए। बारटेंडर कहता है, मेरी मानो तो उसकी दी हुई ड्रिंक को एक्सेप्ट मत करो, थोड़ा इंतजार करो, बॉस वापस आने वाले हैं, तुम बिल्कुल उनके टाइप के दिख रहे हो। वुयिंग मन में सोचने लगता है, वापस आने वाले हैं मतलब हंग गुनजुन तो कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है ना? पर वो बारटेंडर से इस बारे में कुछ नहीं कहता, बल्कि उससे कहता है, मैं तुम्हारी बातों को ध्यान में रखूंगा और उस लड़के से थोड़ी दूरी ही बनाए रखूंगा। पर वुयिंग को तो अपने मिशन पर जाना ही था। वो ड्रिंक लेते हुए वेंचाओ के पास चला जाता है और उससे कहता है, थैंक्स फॉर द ड्रिंक। वेंचाओ से बिल्कुल वैसी अल्फा सेंट आ रही थी जिससे वुयिंग को सबसे ज्यादा नफरत है। वेंचाओ मुस्कुराते हुए कहता है, इट्स माई प्लेजर, पर तुमने उस ड्रिंक को क्यों ऑर्डर किया? वो ड्रिंक तुम्हारे जैसे प्रिटी ओमेगा के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। वुयिंग कहता है, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था वो ड्रिंक लेने के लिए। वुयिंग जानबूझकर ऐसे दिखाता है जैसे वो हल्के नशे में होने लगा था, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि वो इससे भी ज्यादा ड्रिंक बिना नशे में हुए पी सकता था। वेंचाओ की हिम्मत अब और बढ़ जाती है। वो धीरे धीरे वुयिंग को टच करने लगता है, वो उसके हाथों को टच करने लगता है। तभी वुयिंग जानबूझकर फिसलने का बहाना करता है, पर तभी वेंचाओ उसकी कमर को पकड़ लेता है और उससे कहता है, केयरफुल रहो, तुम मेरे हाथ को पकड़े रह सकते हो, अगर ज्यादा ही ड्रंक हो गए हो तो तब तक हम तुम्हारे लिए और ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। वेंचाओ वुयिंग के लिए ड्रिंक ऑर्डर करने में लग जाता है और इसी समय का फायदा उठाते हुए वुयिंग पास ही में रखी वेंचाओ की जैकेट के पॉकेट में हाथ डालता है, जहां उसे वेंचाओ का फोन मिलता है। वो तुरंत ट्रांसमीटर फिट कर देता है। हालांकि अभी 1 घंटा लग जाने वाला था वेंचाओ के फोन से सारा डेटा अपने फोन में ट्रांसफर करने में। तभी वहाँ वांग लिंगजाओ आती है, जो बहुत ज़्यादा एनॉयड फील कर रही थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वुयिंग उस पर कहता है, सॉरी, मैं तुम्हारी नाइट खराब करने नहीं आया था, मैं तो बस यहाँ वेंचाओ को ड्रिंक के लिए थैंक्स बोलने आया था। तभी वेंचाओ वापस आ जाता है। वो वांग लिंगजाओ की तरफ मुंह बनाते हुए देखता है और वुयिंग से कहता है, कोई बात नहीं, जाओ जाओ मुझे बस खुश देखना चाहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं अपना थोड़ा समय एक नए दोस्त बनाने में लगा दूँ तो, है ना जाओ जाओ। जो गुस्सा होते हुए वहां से चली जाती है। वुयिंग को उसके लिए थोड़ा सा बुरा फील होता है। तभी बारटेंडर वो दूसरी ड्रिंक भी लेकर आ जाता है जो वेंचाओ वुयिंग के लिए ऑर्डर करके आया था। अब वो जानबूझकर वुयिंग की तरफ उस ड्रिंक को पुश करने लगता है और उससे कहता है, तुम जल्दी से इसे भी खत्म कर लो, फिर हम तुम्हारे लिए एक जगह ढूंढेंगे जहां तुम आराम कर सको। वुयिंग जानबूझकर एक फोर्स्ड स्माइल देते हुए कहता है, मैं यही ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ।
वेंचाओ का फेस अब अचानक से एंग्री होता जा रहा था क्योंकि उसे नो सुनने की आदत बिल्कुल नहीं थी, वो भी एक ओमेगा से तो बिल्कुल नहीं। वेंचाओ विंग को वेस्ट से ही टाइटली पकड़ता है और उसे अपनी तरफ बहुत नजदीक खींच लेता है। विंग को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो वेंचाओ को वहीं के वहीं जान से मार देना चाहता था, पर इससे उसका पूरा प्लान खराब हो जाता। इससे पहले कि वेंचाओ कुछ कह पाता, उसका हाथ कोई टाइटली पकड़ लेता है, इतना टाइटली कि अगर वेंचाओ थोड़ा सा भी मूव होने की कोशिश करता तो उसके हाथ की हड्डियां ही टूट जाती। वेंचाओ जब मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सामने और कोई नहीं, हॉन्गगुएन जुन खड़ा था। हमेशा की तरह वांग जी के फेस पर एक आइस कोल्ड एक्सप्रेशन थे और वो वेंचाओ से कहता है, उसने मना किया है ना, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? विंग ने वांग जी के फोटोग्राफ्स जो वेबसाइट पर देखे थे वो उसकी रियल पर्सनालिटी के साथ बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहे थे। वो रियल में और भी ज्यादा हैंडसम था। दूसरी तरफ विंग की हालत खराब भी हो रही थी क्योंकि क्लब ओनर उसके सामने था, जो कि वहां नहीं होना चाहिए था। वेंचाओ अपना हाथ वांग जी से छुड़ाने की कोशिश करता है और उससे कहता है, लान वांग जी, उसने मेरी ड्रिंक को एक्सेप्ट किया था। जी विंग की तरफ कोल्डली देखने लगता है। वेंचाओ वांग जी से पूछता है, क्या वो ओमेगा तुम्हारा है? वांग जी अब वेंचाओ का हाथ छोड़ देता है और विंग की तरफ बढ़ता है। वो विंग की पूरी बॉडी को अच्छे से एग्जामिन करता है और उससे कहता है, हमें आपस में कुछ बातें करनी होंगी। विंग मन में सोचने लगता है, क्या उसे मुझ पर शक हो गया है? अब तो मेरा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। मैं वेनिंग को इस वक्त कुछ सिग्नल भी नहीं दे सकता। ये सब लोगों की नजरें मेरे ऊपर जो हैं। वांग जी ऐसा कहकर अपने रूम की तरफ चला जाता है और कुछ गार्ड्स विंग को भी वहां जाने का इशारा करते हैं। विंग मन में सोचने लगता है, इसका मतलब मेरे पास गलत इन्फॉर्मेशन थी। लांग वांग जी टाउन में ही था। मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया। ओके गाइज, इस पार्ट को मैं यही खत्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को भी ये पार्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगा होगा और आगे स्टोरी में क्या होने वाला है ये भी जानने के लिए आपको बहुत क्यूरियोसिटी हो रही होगी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।